दोस्तों आज के क्लास में मैं आपको बताने जा रहा हूं अंग्रेजी के 9 ऐसे स्पेलिंग रूल जिसके हेल्प से अंग्रेजी पढ़ना, लिखना, बोलना बिल्कुल आसान हो जाएगा। तो बिना किसी देरी के क्लास को शुरू करते हैं और पप्पा का नाम लेकर के क्लास को आगे बढ़ाते हैं और जानते हैं कि वो पहला स्पेलिंग रूल क्या है। अगर किसी शब्द में ई के तुरंत बाद ए आर आ जाए तो उस शब्द में ई का उच्चारण नहीं होगा। ठीक है, आ रही है बात समझ में? अगर किसी शब्द में ई के, है ना, ई के तुरंत बाद ए आर आ जाए तो उस शब्द में ई का उच्चारण नहीं होगा। उदाहरण देखिए, ई ए आर एन, ई ए आर एन। ई के तुरंत बाद देखिए, ई के तुरंत बाद क्या आ रहा है? ए आर आ रहा है ना? तो इस शब्द में ई का उच्चारण हम लोग नहीं करेंगे। क्या पढ़ेंगे? अर्न, ए आर एन, अर्न। अर्न मतलब कमाना। ठीक है, ये देखिए नेक्स्ट है ई ए आर एन ई एस टी। ई के तुरंत बाद क्या आ रहा है? ए आर आ रहा है। इस शब्द में आपको ई का उच्चारण नहीं करना है और क्या पढ़ना है? ए आर एन ई एस टी, अर्नेस्ट। आ रही है बात समझ में? ठीक है, नेक्स्ट देखो, ई ए आर टी एच एल वाई। ठीक है, ई के तुरंत बाद ए आर आ रहा है, ई को आपको नहीं पढ़ना है। ठीक है, तो ए आर टी एच एल वाई, अर्थली, सांसारिक। आ रही है बात समझ में? कैसा था? तो ई के तुरंत बाद ए आर आ जाए तो ई का उच्चारण नहीं करेंगे। माइंड में सेट कर लीजिए। ठीक है, चलो नेक्स्ट देखें। नेक्स्ट देखो, अगर किसी शब्द का आखिरी अक्षर एन हो, ठीक है, अगर किसी शब्द का आखिरी अक्षर क्या हो? एन हो, और उसके पहले क्या आना चाहिए? एम। ठीक है, आ गया तो उस शब्द में एन का उच्चारण नहीं होगा। तो उस शब्द में एन का उच्चारण हम लोग नहीं करेंगे। उदाहरण देखिए, ए यू टी यू एम एन, है ना? ये देखो, शब्द का आखिरी अक्षर क्या है? एन। उसके ठीक पहले क्या है? एम, है ना? यही रूल कह रहा है कि किसी शब्द का आखिरी अक्षर एन हो और उसके ठीक पहले एम हो तो उस शब्द में एन का उच्चारण नहीं करना है। मत करो। ए यू टी यू एम, ऑटम, पतझड़, है ना? आ रही है बस समझ में? रूल समझ में आ रहा है? शब्द का आखिरी अक्षर एन, उसके ठीक पहले एम, तो उस शब्द में लास्ट वाला जो अक्षर है उसको पढ़ो ही मत। ठीक है, चलो ये देखो, सी ओ एल यू एम एन, लास्ट अक्षर देखो क्या है? एन। ठीक है, उसके ठीक पहले क्या है? एम। तो इस शब्द में एन को मत पढ़ो, एन को पढ़ो ही मत। और क्या हो जाएगा उच्चारण? ये देखो, सी ओ एल यू एम, कॉलम, यानी कि कतार। आ रही है बात समझ में? क्लियर है ना? इंटरेस्टिंग। चलो नेक्स्ट देखो, अगर किसी शब्द का पहला अक्षर डब्ल्यू हो, शब्द का पहला अक्षर क्या होना चाहिए? डब्ल्यू होना चाहिए। ठीक है, और इसके तुरंत बाद क्या आना चाहिए? आर। शर्त देख लो, नियम देख लो, है ना? उसके तुरंत बाद क्या आ गया? आर आ गया। तो ऐसे शब्द में डब्ल्यू का उच्चारण हम लोग नहीं करेंगे। ऐसे शब्द में डब्ल्यू का उच्चारण हम लोग नहीं करेंगे। ठीक है, नियम एक बार फिर से देखो, फिर से समझो, है ना? शब्द का पहला अक्षर डब्ल्यू हो और डब्ल्यू के तुरंत बाद आर आ जाए। पहला अक्षर डब्ल्यू, उसके तुरंत बाद आर आ जाए। उदाहरण देखो, क्लियर होगा। WRIST, है ना? शब्द का पहला अक्षर क्या है? डब्ल्यू। इसके तुरंत बाद क्या आ गया? आर, WR, है ना? और इसके तुरंत बाद आर आ जाए तो ऐसे शब्दों में हम डब्ल्यू का उच्चारण नहीं करेंगे। क्या पढ़ेंगे? RIST। क्या बच गया? RIST, रिस्ट, कलाई। अब अगर आप पढ़ने जाओगे इसको, शब्द से शब्द अगर आप पढ़ने जाएंगे तो डब्ल्यू का क्या होता है? डब्ल्यू का हिंदी होता है व। तो आप क्या पढ़ेंगे इसको? WRIST, वरिष्ठ, है ना? गड़बड़ हो जाएगी, है ना? तो हम लोग क्या करते हैं, नॉर्मली क्या करते हैं, सीधा सीधा अक्षर को हम लोग समझ लेते हैं हिंदी में
और उसको पढ़ना शुरू करते हैं। अक्षर को तो पढ़ना ही है, साथ ही साथ उसके नियम को भी पढ़ना है, तभी आपको एग्जैक्टली समझ में आएगा, तभी आप एग्जैक्टली उच्चारण कर पाएंगे और अच्छे से पढ़ पाएंगे, मजा आएगा पढ़ने में। अंग्रेजी को अगर आप अच्छे से जानेंगे ना, तभी अच्छे से आपको समझ में आएगा, पढ़ने में मजा आएगा, अच्छा लगेगा। बहुत ही इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट है इंग्लिश, ठीक है, मैं आपके लिए इंटरेस्टिंग बनाने वाला हूं, ठीक है। चलो नेक्स्ट देखो, WRONG, पहला अक्षर क्या दिख रहा है आपको? W, उसके तुरंत बाद क्या दिख रहा है आपको? R, है ना, नियम ये कह रहा है। तो ऐसे शब्दों में आपको W का उच्चारण ही नहीं करना, है ना। तो क्या बच गया? RONG, रॉन्ग, है ना। आ रही है बात समझ में? नेक्स्ट देखो, WRITE, पहला अक्षर W, इसके तुरंत बाद क्या आ गया? R, है ना। तो W को पढ़ो ही मत, जो बच गया उसको सिर्फ पढ़ो, RITE, राइट, है ना, लिखना। तो ऐसे आपको पढ़ने में टेंशन ही नहीं होगा, आप सही पढ़ जाओगे, ठीक है। शब्दों को समझो, अक्षर को समझो, उसकी हिंदी को समझ जाओ, उसके नियम को समझ जाओ, पढ़ना बिल्कुल आसान। आ रही है समझ में? क्लियर है? ये नियम समझ में आया? चलो बढ़ते हैं नेक्स्ट नियम की तरफ। नेक्स्ट नियम देखो, एक्स के बाद कभी भी एस नहीं आता, है ना। एक्स के बाद कभी भी एस नहीं आएगा, ठीक है, कभी भी नहीं आएगा, लेकिन एस का साउंड जरूर आएगा। एस का साउंड क्या होता है? एस का साउंड होता है स। एस का साउंड क्या होता है? स, ठीक है। एक्स के बाद एस नहीं आएगा, कभी नहीं आएगा, किसी भी शब्द में नहीं आएगा, ठीक है, लेकिन उसका साउंड जरूर आएगा। एस का साउंड स। ये देखो, EXCITE, EXCITE, है ना। ये देखो एक्स दिख रहा है आपको, एक्स के बाद सी है, एस तो नहीं है, एक्स के तुरंत बाद, है ना, एक्स के तुरंत बाद आपको ध्यान रखना है। EXCITE, एक्साइट, स का देखो साउंड आ रहा है, स, एक्साइट, एक्साइट मतलब क्या होता है? उत्साहित होना, ठीक है। नेक्स्ट देखो, EXCISE, अभी कहोगे नहीं सर एस तो आ गया, भैया एक्स के तुरंत बाद तो नहीं आया, एक्स के तुरंत बाद, है ना, एक्स के बाद, अब बीच में लास्ट में कहीं पे भी तो आ ही सकता है ना, एक्स के तुरंत बाद नहीं आएगा, ठीक है। तो एक्स के तुरंत बाद क्या सी दिख रहा है? एक्साइज, है ना, उच्चारण देखो, एक्साइज, स का साउंड आ रहा है, क्लियर है, स का साउंड आ रहा है। और ध्यान से तुम अगर देखोगे इसको, तो जो ये देखो एस का जो कहें सर एस है तभी तो एस का साउंड आ रहा है ना। ये देखो ये एस का साउंड ज हो गया, इज, है ना। ये देखो एक्साई, यहीं तक का उच्चारण देखो, एक्साई, और लास्ट में जो एस है उसका उच्चारण इज हो जा रहा है ना। उस इस एस के वजह से यहां पे स नहीं आ रहा है, ये बात आपको ध्यान देना है। आ रही है बस समझ में क्या बोल रहा हूं? एक्साइज, उत्पाद शुल्क को बोलते हैं, एक्साइज ड्यूटी लगता है। नेक्स्ट देखो, EXOTIC, एक्स के तुरंत बाद क्या है? ओ है, एस तो कहीं नहीं है, हालांकि कहीं होने से उसे कोई फर्क नहीं पड़ता, तुरंत बाद नहीं होना चाहिए, ठीक है। अभी देखो एक्सोटिक, उच्चारण ऐसे एक्सोटिक लिखते हैं बट पढ़ते एक्सोटिक, ज का हल्का सा ज आता है ना। एक्सोटिक, अनोखा, थोड़ा सा अच्छा, है ना, एक्सोटिक है, अनोखा। तो एक्सोटिक, एक्सोटिक लिखते हैं, एक्सोटिक बोलते हैं, है ना। तो ये आप देखिए कि एस का साउंड आ रहा है लेकिन एस कहीं पे नहीं है। आ रही है बात समझ में? क्लियर है? ठीक है। और आपको मैं बताता चलूं कि ये जो रीडिंग रूल है और स्पेलिंग रूल इसको बोलते हैं, रीडिंग रूल बोलते हैं, वर्ड की पूरी फैमिली है, वर्ड का पूरा ट्री होता है, उसमें बहुत सारे अक्षर होते हैं, बहुत सारे लेटर्स होते हैं, उसको आपको समझना है कि कहाँ पे क्या उच्चारण जा रहा है, कहाँ पे क्या उच्चारण जा रहा है। ये उतना कठिन भी नहीं है ना। कई बार मैं कमेंट पढ़ता हूँ, अरे यार सर आपने तो अंग्रेजी के बारे में इतना कुछ बताया, अंग्रेजी तो अब और कठिन लगने लगा। नहीं, आपने अंग्रेजी को जाना ही नहीं है, आपने अंग्रेजी को सीखा ही नहीं है, ऊपर ऊपर से सिर्फ सीखा है, इसीलिए लगता है कि अंग्रेजी तो आता नहीं है, बहुत हार्ड है ना। ऐसा होता है, ऐसा लगता है, ठीक है। लेकिन मैं आपको इंश्योर करता हूं, अश्योर करता हूं कि इस चैनल पे आप रेगुलर बने रहिए, मैं आपको पूरी की पूरी इंग्लिश सिखाऊंगा और इंग्लिश पढ़ना लिखना बोलना सब आपके लिए बिल्कुल आसान होगा, ठीक है। कप ऑफ टी, चाय के कप की तरह, चाय के एक प्याले की तरह, ठीक है। आ रही है बात समझ में? चलो नेक्स्ट देखते हैं। जब वाई
दो सिलेबल वाले वर्ड के अंत में होता है तो आमतौर पर इसका साउंड ई होता है। ठीक है, आ रही है बात समझ में? नहीं आ रही है ना? सबसे पहला जो चीज नहीं समझ में आया दैट इज सिलेबल नहीं समझ में आया, है ना? सिलेबल मतलब होता है साउंड, साउंड से बना है सिलेबल। दो साउंड, क्या बोला गया? वाई जो है दो सिलेबल वाले वर्ड। जैसे ये देखो क्या लिखा हुआ है, बेबी, BABY, तो इसको हम लोग क्या लिख रहे हैं? बेबी। जब आप बोल रहे हैं तो क्या बोल रहे हैं? बेबी, तो दो बार बोला ना, दो सिलेबल बोला, है ना? जैसे मान लो कि अगर आप बोलते हो क्राई, CRY, है ना, एक ही बार में बोल देते हो क्राई, माय, आय, है ना? आ रही बात समझ में? तो ये सिंगल सिलेबल हो गया, एक सिलेबल हो गया। समझ में आ रही है चीज? ये एक सिलेबल हो गया। बट जैसे आप बेबी, कैंडी, कैंडी, दो सिलेबल आ गया, कैंडी, कैंडी। ठीक है, आ रही बात समझ में? क्लियर है? दो सिलेबल आपको समझ में आया? चलो अभी देखो, जब वाई दो सिलेबल वाले वर्ड के अंत में आ जाए तो आमतौर पर इसका साउंड ई होता है। तो दो सिलेबल वाला मतलब जिसको हम लोग बोलते हैं दो सिलेबल, दो बार जब साउंड आता है उसके अंत में अगर वाई आ जाएगा तो ऐसे शब्दों में मैक्सिमम टाइम वाई का जो साउंड है, वाई का जो उच्चारण है वो ई के जैसा आएगा। वाई का साउंड जो है आपको ई के जैसा आएगा। ये देखो बेबी, है ना, दो सिलेबल हो गया, बेबी, वाई लास्ट में आ रहा है। वाई कहां पे आ रहा है? लास्ट में आ रहा है। ठीक है, तो बेबी, ई का साउंड आ रहा है लास्ट में, है ना? ये देखो क्लियर है? ये ई का साउंड आ रहा है। बेबी, शिशु, बच्चा, कैंडी, कैंडी, दो सिलेबल, लास्ट में वाई आया, कैंडी, ई का साउंड, कैंडी, ई, कैंडी, बेबी, ई का साउंड आ रहा है। आ रही बात समझ में? पेनी, है ना, पेनी मतलब पैसे होता है, पेनी, पेनी, दो सिलेबल, लास्ट में वाई, उच्चारण ई के जैसा, है ना, ई का साउंड। ठीक है, वाई का साउंड जो है आमतौर पे क्या होता है? य होता है। वाई का जो साउंड है, वाई का जो मतलब है वो आमतौर पे य होता है। लेकिन जब ये दो सिलेबल वाले शब्दों के लास्ट में पहुंच जाएगा तो इसका उच्चारण, इसका साउंड ई के जैसा होगा। ठीक है, क्लियर है? बढ़े नेक्स्ट रूल की तरफ। नेक्स्ट रूल देखो दोस्तों, वाई अक्षर आई का साउंड बनाता है। नॉर्मली वाई का जो साउंड है वो क्या होता है? यह होता है ना? लेकिन वाई जो है वो कभी कभी आई का साउंड क्रिएट करता है, आई का साउंड बनाता है। कब? जब यह एक छोटे से शब्द के अंत में आता है और उसमें कोई वॉवेल नहीं होता है, और उसमें कोई वॉवेल नहीं होता है। वॉवेल के बारे में छोटी सी एक इंफॉर्मेशन दे दूं, ऐसे तो आपको पता ही होगा, ए, ई, आई, ओ और यू, है ना? ए, ई, आई, ओ, यू का जिसमें साउंड आता है उसको हम लोग वॉवेल कहते हैं। ठीक है, साउंड की बात कर रहे हैं ना, ए, ई, आई, ओ, यू को डायरेक्टली आपको यूज नहीं करना है। ए, ई, आई, ओ, यू पे बेस्ड मेरा एक वीडियो है, एक क्लास है, उसको जरूर से जरूर देखिए, तभी आपको क्लैरिटी आएगा कि वॉवेल का जो साउंड है उस पे फोकस करना है, सीधे सीधे वॉवेल पे नहीं करना है ना? चलो फिलहाल इस नियम पे आ जाते हैं हम लोग कि वाई जो है उसका ऐसे तो साउंड यह होता है ना, लेकिन यह कभी कभी आई का साउंड बनाता है। कभी कभी आई का साउंड बनाता है। कब? जब यह एक छोटे से शब्द के अंत में आता है और उसमें कोई वॉवेल नहीं होता, और उसमें कोई वॉवेल नहीं होता। ये देखो छोटा शब्द CRY, कोई भी इसमें वॉवेल नहीं है, ए, ई, आई, ओ, यू का साउंड कहीं पे भी नहीं है ना, और उसके लास्ट में भी आया हुआ है। तो उच्चारण देखो क्या है? क्राई, आई, है ना, आई का साउंड बना रहा है, क्राई, चिल्लाना। ये देखो TRY, छोटा सा शब्द, लास्ट में आया और कोई वॉवेल भी नहीं है, ट्राई, ई का साउंड, ट्राई। ठीक है, कोशिश करना, फ्लाई, FLY, ठीक है, FLY, वाई का साउंड देखो आ रहा है, वाई आ रहा है, लास्ट में आ रहा है, छोटा सा शब्द है, इसमें वॉवेल कहीं नहीं है, फ्लाई, है ना? एक और देखो MY, माई, है ना, MY, तो M के लास्ट में वाई आ गया, कहीं पे वॉवेल नहीं है, माई, मेरा, माई। ठीक है, क्लियर है? समझ में आ रहा है?
वाई का जो साउंड है आमतौर पे यह होता है, ये तो मैंने आपको बताया। आ रही है बात समझ में? क्लियर आ रही है? ठीक है। और देखो ये वाला जो सीरीज है ना, जब आपसे कोई पूछे कि कोई ऐसा शब्द बताओ जिसमें वॉवेल नहीं है ना, नॉर्मली क्या होता है, बिना वॉवेल के शब्द नहीं बनता। कोई भी शब्द इस दुनिया का उठा लो, उसमें आपको ए ई आई ओ यू ये 5 अक्षर आपको जरूर के जरूर मिलेंगे। ठीक है, कोई भी दुनिया का शब्द उठा लो, बिना वॉवेल के शब्द ही नहीं बनता। बिना वॉवेल के शब्द का निर्माण ऑलमोस्ट इम्पॉसिबल। ठीक है, बट कुछ ऐसे शब्द हैं, एग्जिस्ट करते हैं, जिसमें ए ई आई ओ यू नहीं है। ठीक है, जैसे कि ये वाला पूरा सीरीज देखो, क्राई, ट्राई, फ्लाई, है ना, ये पूरा सीरीज है। माय, जितना भी आपको सीरीज मिल रहा है, इस सीरीज में आपको वॉवेल नहीं मिलेगा, है ना, कहीं पे भी नहीं है। क्लियर है? समझ में आ रही है चीज? चलो नेक्स्ट देखें। नेक्स्ट रूल, जब दो व्यंजन कॉन्सोनेंट के बीच ए आ जाए और दूसरे व्यंजन के बाद ई ना हो, तो ए का उच्चारण जो है वो एकार होता है, ए, है ना। आ रही है बात समझ में? नहीं आ रही है? फिर से एक बार नियम को रिवाइज करते हैं, फिर से एक बार नियम को हम लोग पढ़ते हैं, समझते हैं। जब दो व्यंजन कॉन्सोनेंट के बीच में ए आ जाए और दूसरा वाला जो व्यंजन है उसके बाद ई नहीं आए, तो ए का उच्चारण ए करते हैं। ए का उच्चारण क्या करते हैं? ए करते हैं। देखो अभी समझ में आएगा। ये देखो, एम ए डी, ये एम है, ये डी है ना, दोनों व्यंजन है। ए, दोनों क्या है? व्यंजन है, कॉन्सोनेंट नहीं है। कॉन्सोनेंट है, वॉवेल तो नहीं है। ठीक है, इसके बीच में आपको क्या दिख रहा है? ए दिख रहा है ना। जब दो व्यंजन के बीच में ए आ जाए, आ गया भैया। ठीक है, और दूसरा वाला जो व्यंजन है, ये क्या है? पहला व्यंजन, ये क्या है? दूसरा व्यंजन। दूसरे वाले व्यंजन के बाद ई नहीं आए, कहीं पे ई लिखा हुआ है क्या? कुछ नहीं है ना, ई तो नहीं है, नहीं है ना। तो ऐसे शब्दों में क्या करना है आपको? ए का जो उच्चारण है वो क्या पढ़ना है? ए पढ़ना है। ए का उच्चारण क्या पढ़ना है? ए पढ़ना है। ये देखो, एम ए डी, मैड, मैड, ए का साउंड निकालना है। मैड, मैड मतलब पागल। ठीक है, अभी देखो, अगर यहां पे ई आ जाता तो क्या होता? अगर यहां पे ई आ जाता तो क्या हो जाता? इसका उच्चारण होता सिंपली मेड। क्या होता? मेड, ए नहीं होता, मेड। और मेड का मतलब क्या होता है? बनाया, है ना। मेक का MEK मेक का वर्ब का दूसरा फॉर्म क्या होता है? मेड। मेक मतलब बनाना और मेड मतलब बनाया। आ रही है बस समझ में? समझ में आ रही है? ठीक है, चलो यहाँ पे अब नियम पे फोकस करो। हालांकि हम लोग नियम पे ही हैं। ठीक है, एक्स्ट्रा हम लोग एक क्रिएट कर रहे थे कि अगर आ जाए तो क्या होगा, है ना। तो MAD, मैड। ये देखो, CAN, सी भी व्यंजन, एन भी व्यंजन, इसके ठीक बीच में ए आ गया और इसके बाद तो कुछ नहीं है ना। खास करके ई तो नहीं होना चाहिए, है ना, ई का नियम है। कैन, उच्चारण क्या हो गया? कैन। क्लियर है? ये देखो नेक्स्ट, एम और एन दोनों व्यंजन, इसके ठीक बीच में क्या है? ए है और इसके बाद ई नहीं है ना। उच्चारण देखो क्या है? मैन, आदमी। ठीक है, क्लियर है? नियम समझ में आ रहा है? दो व्यंजन लिया, उसके ठीक बीच में ए डाला और उसके बाद ई नहीं होना चाहिए, तो ए का जो उच्चारण है वो क्या होगा? ए। ठीक है, क्लियर है? चलो नेक्स्ट देखो, अगर किसी शब्द के अंत में EL, EN, ENT और ER हो और उसके पहले 2 से अधिक अक्षर हो, ठीक है, ध्यान समझिएगा, ऐसे में ई का उच्चारण अ होता है। ई का उच्चारण तो नॉर्मली ई होता है, बट ऐसे केस में अ हो जाएगा। नहीं समझ में आया? फिर से पढ़ो, फिर से समझो ध्यान से। अगर किसी शब्द के अंत में, शब्द का कोई वर्ड ले लिया, उसके लास्ट में EL, EN, ENT या ER डाल दिया और उसके पहले 2 से अधिक अक्षर होना चाहिए, 2 से अधिक अक्षर होना चाहिए, ऐसे में ई का उच्चारण अ होता है। उदाहरण देखिए, समझ में आएगा।
FUNNEL, है ना। किसी शब्द के लास्ट में क्या है, EL EN ENT ER, EL मिल गया। EL के पहले दो से अधिक अक्षर होना चाहिए, 1 2 3 4, 4 है, 2 से अधिक है। तो ऐसे में जो ई का जो उच्चारण है वो अ होगा। देखो FUNNEL, फनल, फन अ का साउंड आ रहा है, फनल, ठीक है, क्लियर है। ये देखो SISTER, लास्ट में क्या है, ER, और उसके पहले 2 से अधिक अक्षर है, 1 2 3 4। तो ऐसे शब्दों में ई का उच्चारण अ होगा। सिस्टर, 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 है ना, अ का साउंड आ रहा है, सिस्टर, है ना। सिस्टेर तो नहीं बोल रहे, फुनेल तो नहीं बोल रहे, है ना, नहीं बोल रहे, सिस्टेर, ई का साउंड ए होता है, ई, है ना, सिस्टेर हो जाएगा, लेकिन नहीं हो रहा है, क्या हो रहा है, अ हो रहा है, सिस्टर। SPOKEN, लास्ट में EN, और इसके ठीक पहले 2 से अधिक, 1 2 3 4, स्पोकन, स्पोकन, बोली जाने वाली। आ रही है बात समझ में, क्लियर है। तो ये सब छोटी छोटी बातें हैं, उसको ध्यान में रखेंगे तो उच्चारण, प्रोनाउंसिएशन बिल्कुल सही होगा, ठीक है। चलो नेक्स्ट देखो, अगर किसी शब्द के बीच में, अगर किसी अंग्रेजी शब्द के बीच में क्या आ जाए, आई आ जाए, आई हो, और आई के दोनों और व्यंजन यानी कि कॉन्सोनेंट हो, आई के दोनों और कॉन्सोनेंट हो, तो आई का उच्चारण जो है, आई का उच्चारण ई हो जाएगा। आई का उच्चारण ज्यादातर मैक्सिमम टाइम ई हो जाएगा, ठीक है। अभी देखो ये कैसे होगा, उदाहरण देखो, BILL, अगर किसी शब्द के बीच में आई है, बीच में आई है, और उसके दोनों ओर इधर भी व्यंजन, इधर भी व्यंजन, तो आई का उच्चारण ई होगा। ये देखो BILL, बिल, ई, छोटी, ये वाला, है ना, इसका उच्चारण आ रहा है। अब इसको हम लोग बाइल तो नहीं पढ़ रहे, आई का उच्चारण क्या होता है, आई, तो बाइल हो जाएगा, बाइल तो नहीं, बिल कह रहे हैं, ठीक है। SKILL, आई है, इसके ठीक पहले इधर और इसके ठीक इधर व्यंजन होना चाहिए, तो क्या हो गया, स्किल, है ना, उच्चारण क्या हो जाएगा, स्किल, स्किल, स्काइल नहीं, स्किल, है ना, यहाँ पे 100 मिसिंग था, लिख दिया, है ना, कौशल। ये देखो PINCH, आई है, आई के इधर व्यंजन, आई के इधर व्यंजन, तो आई का उच्चारण ई हो जाएगा, पिंच, पाइंच नहीं, पिंच, ठीक है, क्लियर है। पिंच मतलब चुटकी काटना या चिकोटी काटना, है ना, ठीक है, क्लियर है। आई बात समझ में। ये थे अंग्रेजी के मोस्ट इंपॉर्टेंट 9 स्पेलिंग रूल्स, जिसको आपको ध्यान में रखना है। इसको नोट डाउन कीजिए, कॉपी में अपना लिखिए, तभी आपको ये याद रहेगा। कहते हैं ना कि याद नहीं रहता सर, आपका काम क्या होता है, स्क्रीनशॉट लेना काम होता है, वीडियो को सेव कर लेना होता है। ये गलत आदत है, बिल्कुल गलत आदत है। आपको वीडियो को सेव करना है टेम्पररी, फिर तुरंत आपको नोट डाउन करना है। कॉपी पे नोट करोगे ना तभी ये आपका होगा। जब तक ये मैं बता रहा हूं ये मेरा है, आप अपने कॉपी पे लिख लोगे ना, ये 50% आपका हो जाएगा, फिर उसको एक बार पढ़ लोगे 100% आपका हो जाएगा। आ रही है बात समझ में। पढ़ने का ये सिंपल तरीका होता है कि पहले उसको कॉपी में लिखो, फिर पढ़ो, 1 2 बार 3 बार रिवाइज करो, 100% वो हमेशा के लिए लाइफ टाइम वो फिर आपका हो जाएगा। आपको फिर उसको कभी भी रटना नहीं होगा, है ना। एक बार उसको थोड़ा बहुत रटना पड़ सकता है, ठीक है, रटना, ध्यान रखना, याद करना। रटना को ना हमेशा लोग गलत टर्म में यूज करते हैं, ए ये तो रट्टू पोपट है, तोता है। रटना मतलब याद करना। याद नहीं करोगे कोई चीज, याद तो करने, वर्ड मीनिंग क्या होता है, याद करने की चीज होती है ना, उसको रटने की चीज होती है, ठीक है। उसको रट्टू पोपट ये सब बोलना है गलत बात है, नहीं ऐसा सोचना चाहिए आपको, ठीक है। अंग्रेजी कुछ चीजें ऐसी होती है, मैथ्स में भी हम लोग क्या फॉर्मूला नहीं रटते क्या, ऐसे याद हो जाता है। रटना पड़ता है ना, प्रैक्टिस करना पड़ता है ना। आप किसी चीज को 4 बार 5 बार 10 बार लिख रहे हो, रट ही तो रहे हो, याद ही तो कर रहे हो, रिवाइज ही तो कर रहे हो, है ना। तो रटने को गलत नहीं लेना चाहिए। कॉपी पे लिखो, पढ़ो 1 2 बार 3 बार,
रिवाइज करो, और कम से कम वीकेंड पे जरूर रिवाइज करो। सैटरडे संडे को एक दिन जो है आप अपने रिवीजन के लिए रखिए, ठीक है। जो भी चीज आप पूरे वीक में पढ़ते हो उसको एक बार रिवाइज करो, उसके बाद आप उसका मैजिक देखो कैसे आपको याद रहती है ये चीजें, बहुत अच्छी तरीके से आपको याद रहेगा, ठीक है। तो चलो मिलते हैं ऐसे ही एक नए शानदार धुआंधार क्लास के साथ नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू सो मच, ऑल द बेस्ट, हैप्पी लर्निंग।